राजस्थान में एक बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। कैसे पहले एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाया गया, फिर उस व्यक्ति की जमीन को एक सवर्ण व्यक्ति को बेचा गया, फिर उसे ट्रस्ट के नाम करवाया गया और फिर बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से उस बेशकीमती जमीन को बेच दिया गया। यह मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर तहसील के दुर्गापुरा गांव का है। आइए आपको समझाते हैं कि यह पूरा खेल कैसे रचा गया, कैसे एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसे आप हिंदी में अनुसूचित जाति कहते हैं, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कैसे धर्म परिवर्तन करवा करके उसकी जमीन को खरीद लिया गया और फिर उस बेशकीमती जमीन को बाद में बेच दिया गया। इस वीडियो में इस पूरे खेल को समझें उससे पहले आपको एक नियम समझने की जरूरत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42B। आपको बता दें कि इस अधिनियम की धारा 42B के तहत एससी एसटी की जो कृषि भूमि होती है उसे सवर्ण जातियों के व्यक्तियों को बेचा नहीं जा सकता, ना ही यह जमीन उनके नाम से दर्ज करवाई जा सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किस तरह से वह एससी के व्यक्ति की जो बेशकीमती जमीन थी उसका धर्म परिवर्तन क्यों करवाया गया। उसका कारण यही था क्योंकि एससी और एसटी की जो कृषि योग्य भूमि है उसे सवर्ण जातियों के व्यक्तियों को बेचा तो नहीं जा सकता, ना ही उनके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जा सकता है। तो उन्होंने ये धर्म परिवर्तन का खेल खेला। जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं ये जयपुर की दुर्गापुर गांव में स्थित है और इसका खसरा नंबर है 286, 281/308 और 285/309। इस जमीन का क्षेत्रफल है 9,358 वर्ग मीटर और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये जो जमीन है वो मूल रूप से शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के खातेदार नंगा बलाई के नाम पर दर्ज थी। अब आप देखिए कि 28 अगस्त 1967 को नंगा बलाई की मृत्यु के बाद यह जमीन हस्तांतरित होते हुए उसके पुत्र पूरन बलाई के नाम दर्ज हो जाती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए कि कैसे धर्म परिवर्तन का फर्जी खेल शुरू होता है और किस तरह से गैर कानूनी तरीके से इस जमीन को एक सवर्ण व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसा आपको बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42B के अनुसार ये लोग किसी भी तरह से एससी एसटी की जो जमीन है उसे सवर्ण व्यक्ति को नहीं बेच सकते। इसीलिए जो मूल खातेदार था नंगा बलाई, जब उसकी जमीन उसके बेटे पूरन बलाई के नाम हो जाती है तो फिर पूरन बलाई का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इस पूरन बलाई को ईसाई बनाया जाता है और ईसाई बनाने का दावा करने के लिए और उस दावे को फिर सिद्ध करने के लिए ये लोग जयपुर के एक चर्च से प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं। यानी कि अब नंगा बलाई का बेटा पूरन बलाई जो था अब पूरी तरह से ईसाई बन चुका था, उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। आप खेल को समझिए, देखिए कि कितना दिमाग इस में लगाया गया उस बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए, फिर उसे करोड़ों रुपए में बेच देने के लिए। 1 सितंबर 1967 राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन मंजूर कर नाम बदलकर अब पूरन सीमेन कर दिया गया था। यानी कि पूरन बलाई का नाम पूरन सीमेन कर दिया गया, चूंकि अब उसकी जो जाति थी वो ईसाई कर दी गई थी। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में भी अब उसका नाम पूरन सीमेन और जाति ईसाई दिखाई गई। इसके ठीक 2 दिन बाद 3 सितंबर 1967 को यह जमीन जो थी वो सवर्ण समुदाय की जो महिला है जिसका नाम कमला देवी अग्रवाल बताया जाता है उसके नाम ट्रांसफर कर दी गई। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार धर्म बदलने से एससी एसटी का जो विधिक दर्जा है वो खत्म नहीं होता। लेकिन आप देखिए चूंकि जो ट्रांसफर है जमीन का वो शुरू से ही गैर कानूनी था। उनको लगा कि शायद धर्म बदलने से इस जमीन को बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब नीयत खराब हो तो आपके लिए किसी भी तरह के जो कानून और कायदे हैं वो मायने नहीं रखते हैं। फिर 29 मार्च 1973 को मानक राज, रामचंद्र सक्सेना और प्रेमलता जैन ने एक राज वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। इन लोगों का कहना था कि हमने ये जो ट्रस्ट बनाया है उसका उद्देश्य गरीब छात्रों को फीस देना, उनकी फीस उपलब्ध करवाना, उनको निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाना, चिकित्सा सहायता प्रदान करवाना, ये सारे उद्देश्य इन्होंने बताए। इनका कहना था कि हम ट्रस्ट के माध्यम से जो धर्मार्थ कार्य हैं उन्हें करेंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो जमीन थी वह कमला देवी से ट्रांसफर होते हुए प्रेमलता, विजय कुमार और कुमारी मन्नू के पास पहुंचती है। फिर आता है 8 मई 1975 का वह दिन जब इन लोगों ने एक रजिस्टर्ड दान पत्र यानी कि जिसे आप दान डीड कहते हैं उसके माध्यम से ये पूरी की पूरी जो बेशकीमती जमीन थी जो कि पूरन सीमेन के नाम से हो गई थी उसे राज वेलफेयर ट्रस्ट को दान कर दिया जाता है।
आप देखिए कि ये पूरा की पूरा जो खेल है वो कैसे चलता है कि पहले उस व्यक्ति का जो एससी का था उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उसको ईसाई बना दिया गया, फिर उसकी उस जमीन को सवर्ण महिला को बेच दिया गया। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो इन्होंने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट को फिर ये जमीन दान कर दी और उसके बाद इन्होंने उस जमीन को बेच दिया। लेकिन 28 जून 1982 को सक्षम अधिकारी द्वितीय ने आदेश जारी कर जमीन के 5183.68 वर्ग मीटर हिस्से को शहरी भूमि अधिनियम 1976 के तहत सरकारी अधिकरण के योग्य घोषित कर दिया। सरकारी अधिकरण यानी कि उनका कहना था कि अब ये जो जमीन है वो सरकार की होने वाली है। सरकार का पक्ष है कि जमीन पर नर्सरी, लाइब्रेरी और कुआं तो था, लेकिन ये जो ट्रस्ट है वो ये साबित नहीं कर सका कि इस ट्रस्ट की जो पूरी आय है वो धर्मार्थ यानी कि चैरिटेबल जो कार्य है, धर्मार्थ के जो कार्य है उनमें ही खर्च हो रही है। ये साबित नहीं कर पाया ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट ये साबित नहीं कर पाया तो सरकार ने इस जमीन को सरकारी अधिग्रहण के योग्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो ये जमीन फिर आपकी है ही नहीं, इसे फिर सरकार अपने अधिग्रहण में ले लेगी। आप देखिए कि ये लोग यही नहीं रुके, इन्होंने इस ट्रस्ट ने इस सीलिंग के आदेश को राजस्व मंडल राजस्थान में चुनौती दे डाली। राजस्व मंडल ने ट्रस्ट की अपील को स्वीकार भी कर लिया और स्वीकार करते हुए यूएलसीएआर एक्ट की धारा 19(4) के तहत जमीन को सीलिंग से छूट दे दी। अब चूंकि उस वक्त जमीन का जो उपयोग था इन्होंने धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दिखाया था, लेकिन आप देखिए कि जो बड़े अफसर थे वो किस तरह से अपनी इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे। कितने अच्छे तरीके से खेल रचा गया था कि बड़े अधिकारियों ने भी इसमें शामिल होकर के उस ट्रस्ट को सीलिंग से छूट दे दी। यानी कि सबका मतलब यह हुआ कि वो जो जमीन थी अब वापस से ट्रस्ट के पास आ गई। राजस्व मंडल ने अपने फैसले में एक बात और बताई थी। उन्होंने स्पष्ट उजागर किया था कि 1967 में जो पूरन बलाई का ईसाई धर्म में धर्मांतरण जो हुआ है वो राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 42B के उल्लंघन को छिपाता है, और किस तरह से जो जमीन है वो गैर एससी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई, इसके लिए भी फर्जी खेल रचा गया। ये बातें भी उन्होंने अपने फैसले में कही। लेकिन इसके साथ साथ राजस्व मंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि सीलिंग में छूट तभी तक प्रभावित रहेगी जब तक इसका उपयोग धर्मार्थ कार्यों के लिए होता रहेगा। यानी कि एक तरफ तो राजस्व मंडल गलतियां बता रहा है, फर्जीवाड़े को उजागर कर रहा है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि अगर आप धर्मार्थ कार्य के लिए उपयोग करते रहेंगे तो जमीन आपकी रहेगी, लेकिन अगर भविष्य में कोई फर्जीवाड़ा या दिखावटी साबित होता है तो आप पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आप देखिए इस दो तरह की टिप्पणी को डाल करके राजस्व मंडल तो बच निकला, लेकिन जमीन वापस से ट्रस्ट के पास आ गई। फिर इसके बाद क्या होता है? राजस्व मंडल की इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी के बावजूद भी सरकार नहीं जागी। राजस्व मंडल ने यह मान लिया था कि भले ही रिकॉर्ड पर 1967 का वह संदिग्ध म्यूटेशन यानी कि पूरन बलई का ईसाई बनना दिखाई दे रहा है, लेकिन यूएलसीएआर एक्ट के तहत सीलिंग के इस मामले में यह तय करने का कानूनी मंच नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जेडीए ने इस जमीन का भू रूपांतरण का नोटिस जारी कर दिया और आम जन से आपत्ति भी मांगी। यही था इस फर्जीवाड़े का जो खेल चल रहा था उसमें टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट क्यों साबित होता है? क्योंकि जब वहां से आपत्ति मांगी गई तब एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नाम विनीत सांखला है, वो विनीत सांखला अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी शिकायत दर्ज करवाते हैं, और यहीं से इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े खेल का खुलासा होता है कि कैसे पूरन बलाई का धर्म परिवर्तन करवाकर उसे ईसाई बनाया गया, फिर उस जमीन को एक कमला देवी अग्रवाल नाम की महिला को बेचा गया, फिर उसके बाद ट्रस्ट बनाया गया और कैसे उसके नाम इस जमीन को दान कर दिया गया, और फिर इसे वापस से राजस्व मंडल ने उस ट्रस्ट को दे दिया, और फिर कैसे ट्रस्ट ने देवस्थान विभाग की अनुमति के बिना ही इस बेशकीमती जमीन को बेच दिया। तब ये शिकायत एसीबी में पहुंचती है उस सामाजिक कार्यकर्ता की वजह से, तो ये बड़ा खुलासा होता है। राजस्थान में ये सबसे बड़ा जमीन फर्जीवाड़े का खेल जो चल रहा था उसका खुलासा होता है। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी वर्तमान में एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज है। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत सांखला ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई है, और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसीबी ने राजस्व विभाग से इस मामले के पूरे रिकॉर्ड और विस्तृत जो जानकारी है उसको मंगा लिया है। ये अभी वर्तमान की स्थिति है। मतलब यह है कि अगर जेडीए शायद वो आपत्ति नहीं मांगती तो शायद ये इतना बड़ा जो खुलासा है वो नहीं होता। राजस्थान में जमीनों के जो फर्जी खरीदने बेचने के जो मामले हैं वो आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि आप कई मिडिल क्लास के लोग हैं वो फंस जाते हैं और उनकी एक बड़ी रकम है वो चली जाती है, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को जब भी जमीन खरीदनी है बेचनी है तो आप अच्छे से राजस्व मंडल के जो भी नियम कानून है उनको आप देखिए,
उसके बाद देवस्थान विभाग के जो भी नियम कानून है उनको आपको देखना चाहिए, और उसके बाद नगर निकाय, जो भी नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम जो है, उनके भी जो नियम कानून होते हैं उनको ध्यान से देख लेना चाहिए कभी भी किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त करने से पहले, ताकि आप ऐसे फर्जीवाड़े से बच सकें। मामले की जांच अब एसीबी में है और यह आने वाले समय में पता चलेगा कि एसीबी इस जांच को किस स्तर तक लेकर जाती है। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।